बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड नाउन एज द फादर ऑफ साइको एनालिसिस। बेसिकली साइको एनालिसिस, जैसे मैंने स्कूल ऑफ थॉट हमने कल डिस्कस किया था साइको एनालिसिस के कल या परसों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइको एनालिसिस के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पर्सनालिटी की जो हमने फेजेस डिस्कस की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को साइको एनालिसिस का बानी कहा जाता था। ये मोरेविया में 1856 में पैदा हुए। बेसिकली 4 साल की उम्र में इनकी जो फैमिली थी वो वियना में शिफ्ट हो गई, और ये इनके जो जिंदगी के आखिरी दिन थे वो भी वियना में ही गुजरे। इट डजंट मीन कि ये आप इधर उधर कहीं नहीं गए, ये बहुत सारे मुल्कों का इन्होंने सफर किया, बट लेटर ऑन ये एट द एंड ऑफ द डेज जो थे इनके, वो सारे वियना में ही गुजरे। अच्छा जी, ये बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड के फादर की 2 शादियां थी, और दूसरी शादी से ये पहली औलाद थे, यानी पहला बेटा जो था दूसरी वाइफ से, ये सिगमंड फ्रॉइड थे। इन्होंने अपने अच्छे कैरियर को बनाने के लिए मेडिकल स्कूल को ज्वाइन किया, मेडिकल की तालीम हासिल की। ये एक बहुत अच्छे मेडिकल डॉक्टर, फिजियोलॉजिस्ट, थिंकर, साइकोलॉजिस्ट थे। 20वीं सदी के शुरुआत में जो एक शुरुआत का जो दौर था, उसके एक बहुत बड़े जो है वो फिलोसफर थे। शुरू में इन्होंने एक काम किया जोसेफ ब्रेयर के साथ। इसको खैर मैं डिटेल में नहीं अब डिस्कस करूंगा जोसेफ ब्रेयर कौन थे, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस जो है वो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड पढ़ना है। इंशाल्लाह फिर लेटर ऑन कभी डिस्कस करेंगे इस चीज को। He started research under the supervision of physiology professor Ernest Brocken। ठीक है जी, उसके अलावा जो है इन्होंने एक फिजियोलॉजी के प्रोफेसर अर्नेस्ट थे, उनके साथ उनकी सुपरविजन में काम किया। बहुत अच्छे रिसर्चर थे। इन्होंने सेल स्टेनिंग टेक्निक जो है वो इजाद की थी। उसके अलावा एक साइकाइट्रिस्ट है शार्कोट, उनके साथ इन्होंने काम किया हिस्टीरिया के पेशेंट्स पे, जिसपे उन्होंने हाइप्नोसिस का यूज किया। हिस्टीरिया, जिसको आजकल हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की एक मेन कैटेगरी है, आजकल जो है DSM-5 में हम इसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में जो है वो पढ़ते हैं। शुरू में इस बीमारी को जो था वो हिस्टीरिया कहा जाता था। उसके बाद इनकी शादी अपनी मंगेतर मार्था बर्ने से हो गई। अच्छा जी, शुरू में इन्होंने साइकाट्री की जो है वो न्यूरोसाइकाट्री की प्रैक्टिस की, जिसमें जोसेफ ब्रेयर ने इनका साथ दिया। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 से पहले ये इंग्लैंड चले गए, क्योंकि वियना जो था वो बेसिकली ज्यूज यानी यहूदी थे ये, और यहूदियों के लिए वो बड़ा एक खतरनाक प्लेस थी। अच्छा, अगर हम इसकी डेथ की बात करें तो ये कैंसर से इनकी डेथ हुई थी। इनको मुंह और जॉ का कैंसर था, क्योंकि सगार बहुत पीते थे। इनके मल्टीपल ऑपरेशंस, डजन्स ऑफ, मेरा ख्याल है अगर मैं भूल नहीं रहा, शायद 34 या 35 इनके ऑपरेशन हुए थे जा के, लेकिन ये फिर भी जो है वो कैंसर से बच नहीं पाए थे, सिगार बहुत ज्यादा पीते थे। इनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है? इनका कहना यह था कि आवर बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय इररेशनल फोर्सेस, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस एंड बायोलॉजिकल एंड इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स। हमारा जो बिहेवियर है वो इररेशनल फोर्सेस हैं, उसके अलावा अनकॉन्शियस के विशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, मोटिवेशनल और बायोलॉजिकल एंड इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं। इंस्टिंक्ट्स के बारे में इन्होंने बड़ा जोर दिया था कि इंसान के अंदर 2 तरह की इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एक को हम लाइफ इंस्टिंक्ट और एक को हम डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। अच्छा, इंस्टिंक्ट क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इंस्टिंक्ट बेसिकली एक इनबॉर्न, पैदाइशी तौर पर एक इंपल्स या मोटिवेशन होती है कि कुछ कर देने की, कुछ करने की। ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई के नतीजे में जब आप कोई रिस्पॉन्स परफॉर्म करते हैं, उस रिस्पॉन्स की इनर जो एक आपकी इनबॉर्न एक टेंडेंसी होती है उस रिस्पॉन्स को परफॉर्म करने की, उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं। 2 तरह की इंस्टिंक्ट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द फ्राइड, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को एरोस कहते हैं और डेथ इंस्टिंक्ट को थैनाटोस कहते हैं। अब लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होती है? मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन काइंड, ऑल प्लेयरेबल एक्ट्स वगैरह। यानी आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, किसी से अच्छा ताल्लुक कायम करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कोई अच्छी चीज करते हैं, लाइक प्लेजरेबल एक्टिविटीज आपकी हो सकती हैं, वो सारी जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट में आती है।
On the other hand, when we talk about the death instincts, which is also called thanatos, so thanatos basically is an aggressive drive, hurt oneself or others. ठीक है, ये aggression हो गया, यानी जो भी आपके negative behaviors हैं, those are not suitable for the society and those are not acceptable for the society. ठीक है, and those are not meet the values and norms and regulations and you can say the similar words you can use. तो इस तरह की जो आपकी ड्राइव्स हैं, ये जो मॉरल ड्राइव्स, मॉरल जो आपकी चीजें हैं, अगर उनको उनके जो इख्तलाफ में या आप कह लें कि उनके अपोजिट जो चीजें हैं, दैट इज कॉल्ड डेथ इंस्टिंक्ट, यानी एग्रेशन ड्राइव है, अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, दूसरों को नुकसान पाना, ये आपकी मोरालिटी के अगेंस्ट है ना, ये आपके रूल्स के अगेंस्ट है, आपके एथिक्स के अगेंस्ट है, ह्यूमन बीइंग के जो रेलिवेंट चीजें होती हैं उनके अगेंस्ट है। तो इसके लिए इसको डेथ इंस्टिंक्ट कहा जाता है। ये एरोस एंड थैनाटोस, इसको आपने याद रखना। फ्रॉइड डिड नॉट इन्वेंट द आइडिया ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। अच्छा, हमें पहले जब चूंकि हमें पढ़ाया ही ये गया था कि फ्रॉइड के ये आइडियाज थे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आइडियाज जो थे, ये टर्म जो थी, ये फ्रॉइड ने नहीं दी थी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स को पॉपुलर फ्रॉइड ने किया था। ये अनफेमिलियर जो थी, अनफेमिलियर टर्म्स थी, लोगों के लिए यूज हो रही थी लिटरेचर में ऑलरेडी, कुछ लोगों ने अपने जो कॉन्सेप्ट भी दिए थे इनके बारे में। बहरहाल फ्रॉइड ने इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एक पॉपुलैरिटी दी। कॉन्शियस मींस व्हाट इज इन योर अवेयरनेस, परसेप्शन, मेमोरीज, फीलिंग्स, थॉट्स, फैंटेसीज, जो आपकी अवेयरनेस में है। आप इस वक्त मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, चीजें पड़ी हुई हैं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, दिस इज माई कॉन्शियसनेस। वेरी क्लोज टू द कॉन्शियस इज प्री कॉन्शियस। अच्छा जी, कॉन्शियस के बिल्कुल साथ जो होता है वो प्री कॉन्शियस होता है। प्री कॉन्शियस मीन्स एनीथिंग विच यू कैन ब्रिंग इन कॉन्शियसनेस इजीली टुडे, इट इज कॉल्ड अवेलेबल मेमोरी। अच्छा जी, जरा होल्ड कीजिएगा, मैं कॉल सुन लूं। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम प्री कॉन्शियस की। वेरी क्लोज टू द कॉन्शियस is pre-conscious. Pre-conscious means anything which you can bring in consciousness easily. Today it is called available memory. यानी आप जो इस वक्त आपके अवेयरनेस में नहीं है, बट अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, मतलब आपने जो, अगर आप खाना खा के आए हैं किचन से, तो और आके आप जो है वो लैपटॉप पे काम करना शुरू हो गए हैं, या मैं लेक्चर देना शुरू हो गया हूँ, अभी मैं खाना खा के आया हूँ और मैं आके लेक्चर देना शुरू हो गया हूँ, तो लेक्चर का जो मटेरियल है वो तो मेरे कॉन्शियसनेस में, क्योंकि मेरे सामने है, और जो मेरे सराउंडिंग में चीजें हैं वो मेरे सामने है। लेकिन जो मैं अभी खाना खा के आया हूँ वो इस वक्त मेरी अवेयरनेस में नहीं था। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि खाने में क्या खाया था, या नीचे कौन आपसे मिला था, या आप कहाँ बैठे थे, या खाने में क्या पका था, तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ, मैं उसको अपनी अवेयरनेस में इजीली ला सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो जो चीज आप इजीली अपनी अवेयरनेस में ला सकें, दैट इज कॉल्ड pre-conscious. According to the Freud, conscious and pre-conscious are the smallest parts. Freud ने ये कहा कि जो conscious और pre-conscious होते हैं ये बहुत छोटे-छोटे parts होते हैं। Major part of the mind is unconscious. असल जो material है, जो mind का जो असल part है, वो unconscious होता है। Unconscious contain material that is not easily bring in consciousness. Unconscious में वो चीजें होती हैं, वो material होता है जो आसानी के साथ जो है वो आपके कॉन्शियसनेस में ना लाया जा सके। फॉर एग्जांपल, इमोशंस, मेमोरीज एसोसिएटेड विद एनी ट्रॉमा। ऑन द अदर हैंड, दोज फीलिंग्स, विशेस एंड डिजायर्स, दोज आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर सोसाइटी, पुश इनटू द अनकॉन्शियस। यानी आपकी बहुत सारी फीलिंग्स, आपकी बहुत सारी विशेस, आपकी बहुत सारी डिजायर्स जो एक्सेप्टेबल नहीं होती सोसाइटी के लिए, और आप उसको जो है वो रिप्रेस कर देते हैं अपने अनकॉन्शियस में, उनको आसानी से बाहर लाना मुश्किल होता है। उसके अलावा किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी इमोशन से रिलेटेड मेमोरी को, किसी ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरी को भी जो है वो कॉन्शियसनेस में लाना मुश्किल होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फ्रॉइड ने ये कहा कि आपकी पर्सनैलिटी की जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 पार्ट्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या करती है जी? इड वर्क्स ऑन बेस ऑफ द प्लेयर प्रिंसिपल। इट मींस इड रिक्वायर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड रिगार्डलेस दैट हाउ इज डिमांड कैन बी सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड। इड जो है बेसिकली वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि इट कहती है कि फौरन से खुशी मिलनी चाहिए, फौरन से जरूरत पूरी होनी चाहिए,
रिगार्डलेस कि कैसे करनी है आपकी डिमांड पूरी, चोरी करनी है, डाका डालना है या आराम से हो जानी है, इसको कोई पता नहीं। ईड कहती है कि मुझे वह खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है, और फौरन मिलनी चाहिए। आपको भूख लगी, आप कहते हैं यार मुझे रोटी मिलनी चाहिए, जहां से मर्जी लेके आओ, मेरी तरफ से चोरी करके लेके आओ, लेकिन मुझे रोटी मिलनी चाहिए, मेरी भूख खत्म होनी चाहिए। दिस इज ईड बेसिकली। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, दैट इज ईगो। ईगो रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन वाया सोशली अप्रोप्रिएट वे। ईगो ये कहती है ठीक है जरूरत पूरी होनी चाहिए, बट इन सोशली अप्रोप्रिएट वे। ऐसा काम नहीं करना जिससे सोशली जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़े या लोग आपके खिलाफ हो जाएं या गलत काम हो जाए, सोसाइटी उसकी इजाजत ना दे, बल्कि जरूरत पूरी करें लेकिन सोशली अप्रोप्रिएट वे से करें। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। ये रियलिटी प्रिंसिपल के तौर पे काम करती है कि असल में रियलिटी क्या है कि आपकी जरूरत पूरी करनी है, बहुत ज्यादा आपने गलत काम भी नहीं करना और बहुत ज्यादा एथिकल इश्यूज को भी बेशक फॉलो ना करें, दरमियान में। दिस इज द ब्रिज बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, ठीक है। ये रियलिटी के जो है वो प्रिंसिपल्स पे काम करती है। ईगो ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल, वर्किंग आउट रियलिस्टिक वेज ऑफ सेटिस्फाइंग द ईड डिमांड, often compromising or postponing satisfaction to avoid negative consequences of the society। यानी कि इसमें क्या होता है बेसिकली, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है और बहुत दफा क्या होता है कि ये कंप्रोमाइज कर लेती है या पोस्टपोन कर देती है आपकी सेटिस्फैक्शन को। किस वजह से? ताकि आपको बाद में कोई सोसाइटी की तरफ से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ना उठाना पड़े। मसलन भूख लगी हुई है, ईड कहती है जी मुझे मेरी भूख खत्म होनी चाहिए चाहे चोरी करके लेके आए। ईगो क्या कहती है, नहीं, भूख को हम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर चोरी किया तो फिर क्या है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी और हमारे लिए जो है वो मसला हो जाएगा। यानी you will postpone, you will compromise on your need, you will postpone your need, fulfillment of the need, regardless के आप immediate gratification करें according to the it। But this is ego basically depends on the reality principle। So reality principle, what is reality principle? Reality principle means कि you must have to follow the reality, you must have to follow the rules and regulations of the society। you will not face, you will not do the against of your society। लिहाजा आप क्या करेंगे, इन दिस सिनेरियो यू विल पोस्टपोन और यू विल कंप्रोमाइज योर नीड, फुलफिलमेंट ऑफ द नीड, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आप उसको जो है वो क्यों, क्योंकि आप नहीं चाहते कि सोसाइटी का जो है वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का आपको सामना करना पड़े। थर्ड स्ट्रक्चर पर्सनालिटी अराउंड अकॉर्डिंग टू फ्राइड इज सुपर ईगो। फ्राइड के मुताबिक जो थर्ड जो आपका पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर था, दैट इज सुपर, दैट वाज सुपर ईगो। इट बेस्ड ऑन मोरालिटी, ये अखलाकियात पे मबनी होता है, मॉरल डेवलपमेंट पे। इट इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल द चाइल्ड रीच्ड 7 years ऑफ द एज। ये 7 साल तक बच्चा जब नहीं पहुंचा था उस वक्त तक ये कंप्लीट नहीं होता। यानी आपको, आप मॉरल डेवलपमेंट जो है वो आपकी 7 साल तक कंप्लीट नहीं होती। बल्कि फ्राइड का ये भी कहना था कि कुछ लोगों में तो ये सारी जिंदगी नहीं होती। आगे आ गया जी तीन एंजाइटी। आगे हम देख लेते हैं, फ्राइड ने एंजाइटी को डिस्कस किया कि एंजाइटी होती है और उसकी 3 अकसाम होती हैं, ठीक है जी। ही आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ एंजाइटी, रियलिटी एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी एंड मॉरल एंजाइटी। रियलिटी एंजाइटी क्या होती है, असल में जो चीज एंजाइटी होती है, मसलन आपको कुत्ते से खौफ आ रहा है, छत से गिरने से खौफ आता है, यानी उन चीजों से एंजाइटी होना जिनमें एक्चुअल होनी भी चाहिए या जिनमें सब लोगों को होती है, that is called reality anxiety। neurotic anxiety क्या होती है, neurotic anxiety comes from an unconscious fear that the basic impulse of the id will take control of the person। neurotic anxiety वो होती है जिसमें बेसिकली इंसान को खौफ होता है कि कहीं जो उसकी इड की जो इम्पल्स है वो उसको कंट्रोल ना कर दे, लीडिंग टू eventual punishment from expressing the its desires। जिससे होगा क्या कि आपको पनिशमेंट का सामना करना पड़ सकता है। यानी इंसान के अंदर ये एंजाइटी होती है कि वो उसकी जो इड की विशेष होती हैं, वो जो इड है वो बेसिकली उस पर डोमिनेंट ना हो जाए। इड क्या है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन विदाउट कंसीडरिंग एनी कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द सोसाइटी साइड, ठीक है। आप इड का ये होता है कि फौरन से जरूरत पूरी की जाए, चाहे सोसाइटी जाए बाहर में जो मर्जी समझे। तो इंसान को ये खौफ होता है, ये एंजाइटी होती है कि कहीं उस पे इड जो है वो डोमिनेट ना कर जाए। मॉरल एंजाइटी क्या होती है, कम्स फ्रॉम द सुपर ईगो। अच्छा याद रखें, जो रियलिटी एंजाइटी होती है दिस इज कम्स फ्रॉम द ईगो, ठीक है। ये ईगो से है, ईगो रियलिटी बेस्ड है ना, रियलिटी बेस्ड है। तो सो इन रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो रियलिटी क्या है कि जो कुत्ता है वो काट ही लेता है, छत के गिरने से चोट लगनी ही लगनी है। लिहाजा ईगो की तरफ से जब एंजाइटी आएगी तो दैट इज रियलिटी एंजाइटी। इड की तरफ से जब एंजाइटी आएगी दैट इज न्यूरोटिक एंजाइटी। एंड सुपर ईगो की तरफ से जब एंजाइटी आएगी दैट विल बी मॉरल एंजाइटी। सुपर ईगो, मॉरलिटी, याद रखें। रियलिटी आपको पता है कि
इग डिपेंड्स ऑन द रियलिटी, इग वर्क ऑन द रियलिटी, लिहाजा और एक रह गई न्यूरोटिक, तो इसको आप इड इसमें डाल दें। अब मॉरल ये मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये एक लॉजिकल बात है, लेकिन आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि चूंकि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, लिहाजा यो एंजाइटी ईगो की वजह से जो होगी दैट इज विल बी रियलिटी एंजाइटी। आपके एग्जाम में आ जाता है कि ईगो बेस्ड एंजाइटी कौन सी होगी, रियलिटी, न्यूरोटिक और मॉरल। तो आपको पता होना चाहिए कि ईगो जो है वो रियलिटी बेस्ड, रियलिटी पे काम करती है, तो ईगो बेस्ड जो एंजाइटी होगी वो रियलिटी एंजाइटी होगी। और मॉरल एंजाइटी क्या होगी, मॉरल जो सुपर ईगो जो है वो मॉरलिटी पे काम करती है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया जी। जैसे ये देखें लिखा हुआ है फ्रॉइड इज इट बेस्ड ऑन द मोरालिटी, यानी कि सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी पे बेस करती है। मॉरल एंजाइटी क्या होती है, कम्स फ्रॉम द सुपर ईगो, इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द फियर ऑफ वायलेटिंग वैल्यूज एंड मॉरल कोड्स एंड द अपीयरेंस अपीयर्स एज फीलिंग लाइक गिल्ट और शेम। यानी मॉरल एंजाइटी जो है वो उसमें क्या होगा, खौफ होगा कि आपसे कहीं सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज जो है वो वायलेट ना हो जाए, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गिल्ट और शेम की फीलिंग्स आ सकती हैं। तो ये थी आपके अंदर तीन मैंने एंजाइटी की टाइप्स आपको बता दी, जिसमें मैंने आपको बताया कि रियलिटी एंजाइटी होती है अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, तीन अकसाम होती है एंजाइटी की, रियलिटी एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मॉरल एंजाइटी। उसके बाद जो था हमने पहले बात की कि जो पर्सनालिटी की स्ट्रक्चर्स होती हैं वो तीन होती हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करती है, ईगो जो है वो रियलिटी बेस्ड काम करती है, और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी पे डिपेंड करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि माइंड के तीन पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस वो चीज होती है जो हमारी अवेयरनेस में है, प्री कॉन्शियस जो होती है जो अवेयरनेस में नहीं है लेकिन हम उसको आसानी से ला सकते हैं, अनकॉन्शियस होती है वो कोई भी ऐसी विशेष थॉट जो आपने रिप्रेस किए हुए हों, कोई भी ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरीज, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस, जिनको आप इजीली जो है वो कॉन्शियस में ना ला सके। फिर हमने ऊपर बात की थी लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट की। फ्रॉइड ने कहा था कि दो तरह की इंस्टिंक्ट होती है इंसान के अंदर, यानी इनबॉर्न मोटिवेशन और इम्पल्स और इम्पल्सिस होती हैं बेसिकली किसी भी काम को परफॉर्म को करने के लिए, किसी भी एक्शन को करने के लिए। एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या थी, जो इंसान अच्छे काम करता है, इन शॉर्ट में आपको इजी जुबान में बता रहा हूं, जो इंसान अच्छे काम करता है, अपने सर्वाइवल के लिए काम करता है, दूसरों से अच्छा मिलता है, ठीक है, खुश रहता है, खुश रखता है, दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट। और डेथ इंस्टिंक्ट क्या है, जो बुरे काम करता है, जो खुद के लिए नुकसानदेह होता है या दूसरों के लिए नुकसानदेह होता है, गुस्सा करता है, दैट इज कॉल्ड डेथ इंस्टिंक्ट। उससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था जनाब बेसिक जो डिटर्मिनिज्म को, कि हर इंसान का जो बिहेवियर है वो उसके रैशनल बिलीफ्स पे, फोर्सेस पे, अनकॉन्शियस मोटिव्स पे, बायोलॉजिकल और इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स पे जो है वो डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है बेसिकली फ्रॉइड ने 5 बताई थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ठीक है जी। उसने कहा था कि इन स्टेजेस की बेस पे इंसान की अडल्ट पर्सनालिटी और उसका जो बिहेवियर है, जब इंसान जवान हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो उसका बिहेवियर और उसकी पर्सनालिटी जो है वो इन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पर जो है वो डिपेंड करती है। पहली स्टेज कौन सी है जी, ओरल स्टेज। 1 साल से लेकर बर्थ से लेकर 1 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, ओरल, ओरल मीन माउथ, ठीक है, हो गया। और इसमें प्लेयर जोन क्या है, एरोजीनियस बेसिकली होता है। ऐसे तो ये सेक्सुअल जो है वो वर्डिंग में यूज होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सेटिस्फैक्शन कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे। एरोजीनियस जोन मीन माउथ, यानी माउथ जो है वो बच्चे का मुंह जो है वो उसकी सेटिस्फैक्शन का सोर्स है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो हर चीज जब छोटे होते हैं, बर्थ से लेकर 1 साल तक, उनको जो चीज नजर आए वो मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, इवन जूता भी नजर आए उसको भी मुंह में डाल के जो सक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सकिंग होती है बेसिकली। ड्यूरिंग द ओरल स्टेज द इन्फेंट्स पर्सनालिटी primary source of interaction occur through the mouth, so the rooting and sucking reflex is especially important. The mouth is vital for eating and the infant drives pleasure from oral stimulation through gratification activities such as tasting, sucking. बच्चा जो है वो बेसिकली सकिंग, टेस्टिंग के जरिए जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरी कर रहा होता है। इफ फिक्सेशन, अगर आप जिस तरह माँ दूध पिलाती है बच्चे को, अगर माँ दूध बच्चे को ना पिलाए, उसको सक ना कर सके मदर का जो ब्रेस्ट है उसको, तो क्या होता है, इफ फिक्सेशन, फिक्सेशन मीन अगर कोई कमी रह जाए,
अक्कर एट दिस स्टेज, यानी कि अगर कोई स्टेज में कमी रह जाए, सकिंग में, टेस्टिंग में, तो क्या होगा? फ्रॉइड बिलीव्ड दैट द इंडिविजुअल वुड हैव इश्यूज विद द डिपेंडेंसी और एग्रेशन। तो बच्चा जो है वो ओरल अग्रेसिव हो सकता है, और उसको वो मुंह से रिलेटेड जितने भी फिर जो वो क्या कहते होते हैं उल्टे काम है बच्चा वो करेगा। मसलन ओरल फिक्सेशन क्या होगा? अग्रेसिव होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? ड्रिंकिंग कर सकता है, ईटिंग, हैवी ईटिंग कर सकता है, स्मोकिंग कर सकता है, नेल बाइटिंग कर सकता है। यानी वो बच्चे जिनको ओरल डिससेटिस्फेक्शन हो, जिनकी सेटिस्फेक्शन ना हो सके एट द टाइम ऑफ बर्थ टू 1 ईयर, तो उनके अंदर फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। अगली स्टेज आ जाती है जी दी एनल स्टेज, 1 to 3 ईयर्स। एरोजेनियस जोन इज बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल। इसमें बच्चों को सेटिस्फेक्शन कैसे हासिल होती है? जब बच्चा जो है वो बॉल यानी कि अपना जो है वो यूरिन पास करना और ब्लैडर जो है वो उसको कंट्रोल करना सीख लेता है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है। During the anal stage, Freud believed that the primary focus of the libido was on controlling bladder and ball movement. इसका प्राइमरी जो एक गोल होता है इस उम्र में बच्चे का, वो बॉल एंड ब्लैडर जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, द मेजर कॉन्फ्लिक्ट एट दिस स्टेज इज टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। द चाइल्ड हैज टू लर्न द कंट्रोल देयर बॉडीली नीड्स, डेवलपिंग दिस कंट्रोल लीड्स टू सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस। अगर बच्चा सही तरीके से ये सीख ले, वालिदैन उसको बड़े प्यार मोहब्बत से और तरीके के साथ एक सिखाएं, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? एक इंडिपेंडेंस। बड़ा होकर बच्चा जो है वो अकॉम्प्लिशमेंट, एक फख्र फील करेगा, चीजों को अकॉम्प्लिश करेगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अपने काम जो है खुद से कर सकेगा, डिसीजन मेकर होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा खुद से। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो क्या होगा वो भी हम आगे चल के पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड, सक्सेस एट दिस स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन इन विच द पेरेंट्स अप्रोच टॉयलेट ट्रेनिंग। यानी फ्रॉइड के मुताबिक कि कामयाबी स्टेज की क्या है कि वालिदैन ने बच्चे को किस तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई है। मसलन पेरेंट्स हु यूटिलाइज प्रेज एंड रिवार्ड फॉर यूजिंग द टॉयलेट एट appropriate time, encourage positive outcome and help children feel capable and productive। यानी वो वालिदैन जिन्होंने अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रेज से, रिवार्ड से, रिइंफोर्समेंट को इस्तेमाल करते हुए सिखाई है, जब बच्चे ने सही बिहेवियर किया, यूरिनेट नहीं किया, पॉटी नहीं की, सही बाहर या वॉशरूम में जाके की, वॉशरूम में बताया जाते वक्त, ठीक है, तो क्या होगा? और बच्चों ने उसको रिवार्ड दिया, वालिदैन ने उसको रिवार्ड दिया, ऐसे बच्चे क्या होंगे? प्रोडक्टिव होंगे, आगे चल के सोसाइटी के लिए कारआमद शख्सियत बनेंगे। On the other hand, Freud believed that positive experience during the toilet training stage serve as the basis for the people to become competent, productive, creative adult। यानी ऐसे बच्चे जिनको अच्छे तरीके से टॉयलेट ट्रेन किया गया, ठीक है, वो आगे चल के कॉम्पिटेंट होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और क्रिएटिव होते हैं। However, not all parents provide the support and encouragement that children need during this stage। बहरहाल लोग कहते हैं कि सारे वालिदैन ऐसे नहीं होते कि जो बच्चे को प्यार से, रिवार्ड देकर, रीइंफोर्समेंट से जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं। Some parents punish, ridicule and shame a child for accident। यानी कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो यूरिनेशन करने के पे या बॉल एंड ब्लैडर को मूवमेंट को कंट्रोल ना करने पे बच्चे को पनिश भी करते हैं, मारते हैं, उनको पनिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इनअप्रोप्रिएट पेरेंटल रिस्पॉन्स कैन रिजल्ट इन नेगेटिव। उसकी वजह से क्या होता है? फ्राइड कहता है कि बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। इफ पेरेंट्स टेक एन अप्रोच दैट इज टू लीनियंट, फ्राइड सजेस्ट दैट। अच्छा, और अगर कोई ऐसे वालिदैन होते हैं जो कहते हैं जी कि खुद ही बच्चे सीख जाएंगे, हमने कुछ नहीं करना, तो उनके बच्चे जो होते हैं उनकी पर्सनैलिटी क्या होती है? एनल एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी could develop in which the individual is messy, wasteful, destructive personality। ऐसे वालिदैन जो बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं और बड़े लीनियंट होते हैं, उनके बच्चे जो है वो फिर जो पंजाबी में कहते हैं ना, गांधी मारते हैं। ठीक है, मैसी होते हैं, गंदे मंदे रहना पसंद करते हैं, चीजों को साफ सुथरा नहीं रखते, डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी उनकी होती है। इफ पेरेंट्स आर टू स्ट्रिक्ट, अगर वो वालिदैन जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, सख्त होते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग में, या बहुत जल्दी बच्चों को जो है वो टॉयलेट ट्रेन करते हैं, उनके लिए फ्रॉइड ने कहा है कि ऐसे बच्चे जो हैं उनके अंदर एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, जिसमें क्या होता है जी? बच्चे जो हैं वो ऑर्डरली रिजिड ऑब्सेसिव, यानी कि बड़े रिजिड होते हैं, बड़े सख्त हो जाते हैं, यू कैन से ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत मतलब ऑब्सेसिव मींस कि हर चीज का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना,
जिस तरह आपने का वर्ड पढ़ा होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, जिसमें क्या होता है कि जर्म से डरते रहना और एक जरूरत से ज्यादा डरना जो उनके लिए और भी बड़े मसाइल पैदा कर देते हैं। ये चीजें उनकी रिजिड पर्सनैलिटी होती है, उनके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जो कि एक नुकसानदेह चीज है। आगे आ जाती है जी फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो है वो 3 से लेके 6 साल तक होती है। फैलिक स्टेज में क्या होता है, आपका जो बच्चे का जो इसमें सोर्स या जोन ऑफ द प्लेयर है दैट इज जेनिटल, उनके जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं। Freud suggested that during the phallic stage the primary focus of the libido is on the genitals. बच्चे का जो प्राइमरी फोकस होता है ना ग्रेटिफिकेशन का, वो उसके जेनिटल्स होते हैं। At this stage age children also begin to discover the differences between male and female. बच्चे जो हैं वो मेल और फीमेल के जो इन बिटवीन है वो डिफरेंस, जो इनके बिटवीन जो है वो डिफरेंस तलाश करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि मेल और फीमेल में फर्क क्या है, वो इस चीज की खोज लगाना शुरू कर देते हैं। Freud also believed that boys began to view their fathers as a rival for the mother's affection. बट फ्रॉइड के मुताबिक लड़के जो होते हैं वो अपने बाप को इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स जो है वो अपनी मदर की अपना जो है वो अपने लिए एक राइवलरी समझते हैं, कि अपना दुश्मन समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नजदीक जो है वो उनकी मदर की तरफ उसका झुकाव ज्यादा होता है उसके वालिद का, जो कि बच्चे के लिए एक जेलसी का जो है वो एक आंसर होता है। उसमें बच्चा नहीं चाह रहा होता कि उसका फादर जो है, लड़का नहीं चाह रहा होता है कि उसका फादर जो है वो उसकी मदर के ज्यादा करीब जाए। ठीक है, द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इस कॉन्सेप्ट को कि जब बच्चा अपने बाप के लिए टुवर्ड द मदर जो है वो एक राइवलरी रखे, एक दुश्मनी रखे, एक जेलसी का जो है वो आंसर रखे, उसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है जी, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स डिस्क्राइब दीज फीलिंग्स ऑफ वांटिंग टू पोसेस द मदर एंड द डिजायर टू रिप्लेस द फादर। वो कहता है जो फादर की जगह पे बच्चा खुद आना चाह रहा होता है। However, the child also fear, लेकिन बहरहाल बच्चे को ये खौफ होता है that will punished by the father for these feelings, कि उसका बाप जो है वो उसको पनिश करेगा अगर उसने अपने मदर को जो अपनी मदर की तरफ ज्यादा, फादर से ज्यादा जो है वो झुकने की कोशिश की, अपने फादर को जो है वो साइड लाइन लगाने की कोशिश की और खुद मदर के ज्यादा करीब जाने की कोशिश की, तो बच्चे को एक एंजाइटी होती है, एक फियर होता है जिसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। तो बच्चा इस चीज से डर रहा होता है, उसके अंदर कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है कि कहीं फादर जो है वो उसको पनिश ना करे इस बात पे। अच्छा जी, उसके बिल्कुल उल्ट जब फीमेल चाइल्ड जो है, जो बच्चियां होती हैं, वो अपने बाप को या अपनी मदर को जो है, अपनी मदर को जो है वो बाप के करीब नहीं जाने देती या अपने लिए राइवलरी शो करती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने बाप के ज्यादा करीब हो एज कंपेयर टू हर मदर, अपनी माँ से ज्यादा बच्चियां खुद अपने बाप के ज्यादा करीब हों। तो अगर लेकिन अब उनको भी एक खौफ होता है। ठीक है, और उनको खौफ क्या होता है, उनको ये खौफ होता है कि उनके पास जो है वो पीनस नहीं है। वाई? बिकॉज उनके फादर के पास है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जी पेनस एंड वे। ठीक है, यानी वो खौफ, जो एक जो फीलिंग्स है कि जो बच्ची को ये फील होता है कि शी हैज नॉट पीनस, दैट्स व्हाई this is called penis envy. The term Electra complex has been used to describe a similar set of the feelings experienced by the young girls. Freud, however, believed that girls instead experience penis envy. Penis envy is a stage theorized by the Sigmund Freud regarding female psychosexual development, in which young girls experience anxiety upon realization that they do not have a penis. Freud believed that penis envy was never fully resolved and that all women remain somewhat fixated on this stage. फ्रॉइड कहता है कि जी पीनस एनवे जो है वो बेसिकली आम तौर पर खवातीन में हमेशा रहता है, चाहे उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हमेशा जो है वो उनके अंदर एक जो है वो फिक्सेशन ये रहती है। साइकोलॉजिस्ट, अब इस पे एक बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, और वो क्रिटिसिज्म हमारी एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं कैरन हॉर्नी, इन द हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी, हमारी मीन इन द हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी। उन्होंने इससे बड़ा डिस्प्यूट किया, उनको बड़ा गुस्सा आया इस बात पे फ्रॉइड की। उन्होंने कहा दिस इज इनएक्यूरेट, बेसिकली ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट बोथ इनएक्यूरेट एंड डीमीनिंग द वुमेन। उसने कहा कि ये कोई बात नहीं है, ये तो औरतों को जो है वो आप एक नीचा दिखा रहे हैं। इंस्टेड Horney proposed that men experience feeling of inferiority because they cannot give birth to a child, a concept she referred to as the woman. उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये पीनस एनवे की कोई बात नहीं है। Females do not have this idea that they have not penis, but instead of all this
दे हैव एन आइडिया ऑफ द वर्ब एंड वे। वर्ब एंड वे क्या होता है? बेसिकली कैरन हॉर्नी ने कहा कि मर्दों को ये एक इंफीरियरिटी होती है कि वो औरतों की तरह बच्चे पैदा नहीं कर सकते, विच कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्ब एंड वे। आखिरी स्टेज जो थी फ्रॉइड ने कहा उसको कहते हैं लेटेंट पीरियड, सॉरी आखिरी नहीं, चौथी है ये, ठीक है, उसको लेटेंट पीरियड कहते हैं, इसको हम लेटेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी? सेक्सुअल फीलिंग्स आर इनएक्टिव। इसमें जो बच्चे की सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं वो इनएक्टिव होती हैं, और ये बड़ी जो है वो एक बड़ी कूल एंड काम सी स्टेज होती है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इसमें बच्चे का जो रुझान है वो स्कूलिंग शुरू हो जाती है बच्चे की, चूंकि 6 साल की उम्र से शुरू होती है ये और पबर्टी तक रहती है। इसमें क्या होती है? बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाती है, बच्चे का अपने सेक्सुअल जो पार्ट से ध्यान हट के जो है वो अपनी स्कूलिंग की तरफ हो जाता है, बच्चा दोस्त बनाता है, स्कूल जाता है, रिलेशनशिप कायम करता है। इस तरह जो है वो बच्चे की जो सेक्सुअल एनर्जी है वो रिप्रेस या डोरमेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है जी? ये जो बेसिकली अगर तो बच्चा जो है वो एक अच्छा तरीके से जो स्टेज है वो क्रॉस कर ले तो उसमें सोशल स्किल्स पैदा हो जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा हो जाती हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उसके अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा इस स्टेज को सही तरीके से या फिक्सेट हो जाए या सही तरीके से उसकी नीड पूरी ना हो तो उसमें फिर इमेच्योरिटी, इनएबिलिटी टू फॉर्म फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप अच्छे तरीके से नहीं बन पाते, या इनमेच्योरिटी जो बच्चे के अंदर रह जाती है। आखिरी स्टेज है दैट इज कॉल्ड जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज क्या होती है? पबर्टी से शुरू होती है और डेथ तक रहती है। मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट, इसमें बच्चे का जो सेक्सुअल, बच्चा तो मैं नहीं कहूंगा, दिस इज द अडल्ट स्टेज, बेसिकली पबर्टी से ऑनवर्ड चलती है। इसमें जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है वो मैच्योर हो जाते हैं। The onset of puberty causes the libido to become active once again। अब यहाँ पे क्या होती है? libido बेसिकली ना सेक्सुअल एनर्जी को कहते हैं, लेकिन फ्रॉइड ने चूंकि ओवर एम्फोसिस किया सेक्सुअल एनर्जी पे, लिहाजा यहाँ पे आप जस्ट जो है वो उसकी सेटिस्फेक्शन, लिबिडो मीन उसकी सेटिस्फेक्शन को जो आप कह सकते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? बेसिकली जो इंसान पुबर्टी से लेकर दोबारा जो सेक्सुअल एनर्जी है वो दोबारा एक्टिव हो जाती है, ठीक है। लेटेंट स्टेज या लेटेंसी स्टेज में वो डोरमेंट रही थी या इनएक्टिव थी, लेकिन जेनिटल स्टेज में दोबारा एक्टिव हो जाती है। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इंडिविजुअल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन एन अपोजिट सेक्स। इस स्टेज में आके फिर जो इंडिविजुअल का जो रुझान है, जो अट्रैक्शन है, वो अपोजिट सेक्स, मेल की फीमेल की तरफ और फीमेल की मेल की तरफ हो जाएगी। This stage began during puberty but lasts throughout the rest of the person's life। ये puberty से, बलूगत से, बालग होने से शुरू होती है और सारी जिंदगी रहती है। The goal of this stage is to establish a balance between the various life areas। इस स्टेज का गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी जिंदगी के डिफरेंट जो एरियाज हैं उनके दरमियान में बैलेंस कायम रखना। If the other stages have been completed successfully, the individual should now be well balanced, warm and caring। अगर इससे पहले वाली तमाम स्टेजेस, ओरल, एनल, फैलक, लेटेंसी स्टेजेस सारी की सारी की ठीक गुजरी हो तो फिर यहाँ पे जो बंदा है वो वेल बैलेंस्ड होगा, वार्म होगा, केयरिंग होगा। Unlike the many of the earlier stages of development, Freud believed that the ego and superego were fully formed and functioning at this point। दूसरी स्टेजेस में चूंकि ईगो और सुपर ईगो फुली डेवलप नहीं हुई होती थी, इस स्टेज में आके ईगो और सुपर ईगो जो है वो फुली डेवलप हो जाती हैं, लिहाजा फुली फंक्शनिंग में होती हैं वो, ठीक है। यंगर चिल्ड्रन आर रूल्ड बाय द इड which demands immediate satisfaction on the most basic need of the wants। जबकि बच्चे जो होते हैं वो इड के जरिए असर होते हैं, वो कहते हैं बस मुझे जी ये फीडर चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, चाहे जैसे मर्जी ला के दें। लेकिन जेनिटल स्टेज में बेसिकली जो लोग होते हैं मोस्टली वो ईगो और सिबो रिबो को के इस ईगो के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। Teens in the genital state develop able to balance their most basic urges against the need of the confirmed demand of the reality and the social norms। ठीक है जी, वही चीज आ जाती है कि बैलेंस होता है, और टीन एज जो है वो इसमें क्या करते हैं, उनके अंदर जो है इस स्टेज की डेवलपमेंट के साथ साथ दे बिकम द एबल टू बैलेंस देयर मोस्ट बेसिक अर्जेस, ठीक है। अपने जो बेसिक उनकी नीड्स होती हैं उनके दरमियान में डिमांड्स जो होती हैं, सोशल नॉर्म्स होती हैं, रियलिटी होती है, उनके दरमियान में जो बैलेंस कर लेते हैं, अपने आप को नॉर्म्स के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलाने की जो है वो अपने आप को कोशिश करते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज।